नमस्कार दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। अपन ने जो पढ़ रहे थे मध्य पाषाण काल यानी मिसोलिथिक एज। मिसोलिथिक एज में अपन ने देखा कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। फिर विशेषताओं के बाद में अपने मिसोलिथिक एज के कुछ उपनाम देखे। उपनाम के बाद भी अपने मिसोलिथिक एज में जो उपकरण बनाए जाते थे वो किस प्रकार के थे उसके बारे में देखा था। उपकरणों में अपन चल रहे थे कि उस समय के मनुष्य ने पहले बात तो मध्य पाषाण काल में आकर प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का आविष्कार कर लिया, यानी जो फेंक कर चलाए जाने वाले औजार थे उस प्रकार के औजारों का निर्माण कर लिया। उसमें अपन ने देखा था कि वह कौन कौन से औजार थे। तो सबसे पहले उसने तीर कमान का आविष्कार कर लिया और उसके साथ ही जैसे भाले वाले वगैरह पहले से ही चल रहे थे, लेकिन तीर कमान का आविष्कार मध्य पाषाण काल में तकनीकी रूप से एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। फिर अपन ने देखा कि इस समय के मनुष्य ने लकड़ी की डोंगी का आविष्कार कर लिया। ठीक है, इस समय की अब एक पॉइंट और लिखिए, इस समय के जो औजार थे और इन औजारों को बनाने की जो तकनीकी थी उसे कहते हैं फ्लूटिंग तकनीकी, यानी जो मध्य पाषाण काल के औजार थे वो फ्लूटिंग तकनीकी से बनाए गए थे। तो पहला पॉइंट क्या होगा आपको पढ़ना आगे, इस काल के उपकरण बनाने की तकनीकी कौन सी थी? फ्लूटिंग तकनीकी थी। कौन सी तकनीकी थी? फ्लूटिंग तकनीकी। ठीक है जी। इस समय जो औजार बनाए जाते थे, सूक्ष्म पाषाण औजार बनाए जाते थे, उनको बनाने की तकनीकी कौन सी थी? फ्लूटिंग तकनीकी थी। और ये जो औजार थे मध्य पाषाणिक औजार जिनका आकार बहुत छोटा हुआ करता था, लगभग 1 से लेकर 5 सेमी तक के औजार हुआ करते थे। तो मध्य पाषाणिक औजारों का निर्माण समांतर फलक पर बने ब्लेड से किया जाता था। किससे किया जाता था? समांतर फलकों पर बने ब्लेड से इसका निर्माण किया जाता। यानी इस समय के जो औजार थे वो समांतर फलकों से बने ब्लेडों से क्या किए गए थे? निर्मित किए गए थे, जिनमें मुख्यतः क्या थे आपके जो छोटे छोटे चाकू, बाणाग्र, तिराग्र इस प्रकार के हुआ करते थे। तो मध्य पाषाणकालीन औजार क्या थे? निर्माण किस प्रकार किया गया था? समांतर फलक पर इनका निर्माण किया गया था। और इनका आकार कैसा हुआ करता था? इन औजारों का आकार तो ध्यान रखना, मध्य पाषाणकालीन जो उपकरण हुआ करते थे उनका आकार ज्यामितीय आकार में देखा गया है। ज्यादातर किस आकार में देखा गया है? ज्योमेट्रिकल जो डायमेंशन जो आकृतियां होती है उन्हीं आकार में देखा गया है। ऐसी भी कुछ और भी आकृतियां मिली जो ज्योमेट्रिकल नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो आकार की आकृतियां थी वो क्या थी? ज्यामितीय आकृतियां। यानी इस कार्य के औजार कैसे थे? ज्यामितीय आकृतियों जैसे कैसे थे? ज्योमेट्रिकल जो आकृतियां हुआ करती थी, जैसे बाणाकर का हिस्सा हुआ करता था तो आगे ज्वाण का हिस्सा ऐसा हुआ करता ना, बताओ, त्रिभुज आकार हुआ करता था। ठीक है, उसी प्रकार के अन्य जैसे समांतर छोटे फलक या चाकू बनाते थे तो कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे आयताकार। तो इस प्रकार की बहुत सारी आकृतियां बनाई गई, यानी उपकरण बनाए गए। वो कैसे थे? ज्योमेट्रिकल आकृति में थे। ये चीज ध्यान रखना आपको। ठीक है, और मध्य पाषाण काल की सबसे अनूठी विशेषता क्या देखने को मिलती है कि इस काल में आते आते मनुष्य ने क्या कर दिया? समाधान प्रक्रिया करना प्रारंभ कर दिया, यानी अंत्येष्टि कार्यक्रम करना उसने प्रारंभ कर दिया। इस काल के मनुष्य ने समाधान प्रक्रिया प्रारंभ की। क्या की? समाधान प्रक्रिया
प्रारंभ कर दिया। यानी मध्य पाषाणकालीन मनुष्य इतना बुद्धिमान या समझदार हो गया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसे क्या किया गया, खड्डों में दफनाया गया। जमीन में एक खड्डा खोदकर उसमें क्या किया गया, दफनाया जाना प्रारंभ कर दिया गया। यानी मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में पहली बार अस्थि पंजर यानी मानव कंकाल के जो अस्थि पंजर यानी स्केलेटन के साक्ष्य किस काल से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तो आपके मेसोलिथिक एज से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। यह सबसे अनूठी विशेषता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मनुष्य ने है ना धीरे धीरे क्या कर लिया, अपनी बुद्धि का विकास करके उसने कुछ सामाजिक परंपराएं चालू कर ली। और वो परंपराएं क्या थी, समाधान की प्रक्रिया, अंत्येष्टि क्रिया करना। ठीक है, तो समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तथा शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया गया। क्या कर दिया गया, शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया गया। अतः मैं ये कह सकता हूं कि भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी मध्य पाषाण काल से क्या मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, मानव के अस्थि पंजर मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है भाई, इस समय की जो उपकरण बनाए जाते जा रहे थे वो ज्योमेट्रिकल आकृति में थे और किस पर बने थे, समांतर फलकों पर बने, ब्लेड पर बने थे। ठीक है, और इसमें जो उपकरण बनाने की जो तकनीकी इस्तेमाल की गई थी वो क्या थी, फ्लूटिंग तकनीकी थी। तो मोटे मोटे आपको 4 या 5 शब्द याद रखने, देखो फ्लूटिंग तकनीकी ध्यान रखना, एक समांतर फलकों पर बने, ब्लेड पर बने थे, ज्योमेट्रिकल आकृतियां थी, समाधान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और मानव के अस्थि पंजर इसी काल से मिलना प्रारंभ हो गए। अब बात आती है कि भारत में मध्य पाषाण कालीन औजार सबसे पहले किस विद्वान ने खोज निकाले। तो सबसे पहले खोज निकाले आपके एसीएल कार्लाइन ने। किसने खोज निकाले, एसीएल कार्लाइन ने मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मोहराना पहाड़ से क्या खोज निकाले, मध्य पाषाण कालीन सूक्ष्म औजार खोज निकाले। इसी कारण मध्य पाषाण कालीन पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, एसीएल कार्लाइल को कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीन चलो लिख ही लो, यहां पर लिख देता हूं। भारत में मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज सर्वप्रथम एसीएल कार्लाइल द्वारा 1867 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मोहराना पहाड़ जो किसका हिस्सा है, विंध्य पर्वतश्रेणी का, विंध्याचल क्षेत्र से खोज निकाली। क्या किया, भारत में मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की खोज सर्वप्रथम किसने की, एसीएल कार्लाइन ने की। किसने की, एसीएल कार्लाइन ने की। कब की, 1867 में की। और कहां से की, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मोहराना पहाड़ से। कौन से पहाड़ से, मोहराना पहाड़ से की, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है। और भारत में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को क्या किया, उजागर किया। किसने किया, एसीएल कार्लाइल को। एसीएल कार्लाइल को इसी कारण भारत में मध्य पाषाणकालीन पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य पाषाणकालीन पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, एसीएल कार्लाइल को
कहते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। अब देखिए आगे क्या है, राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन स्थल कहां कहां से मिले हैं वो देखते हैं। ये तो था मध्य पाषाणकालीन कुछ विशेषताएं, किस प्रकार के औजार थे और क्या चीजें यहां से मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होती है, वो सभी चीजें अपन ने देख ली है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो राजस्थान में पहला पॉइंट तो लिख लेते हैं भाई, मध्य पाषाण काल के पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ACL कार्लाइल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ACL कार्लाइल को कहा जाता है। देखो राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन सूक्ष्म या लघु औजार दो प्रमुख क्षेत्रों से मिलते हैं। राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन जो सूक्ष्म औजार थे वो किन क्षेत्रों से मिलते हैं? दो प्रमुख क्षेत्रों से मिलते हैं। और क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो आपका है दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, जिसमें मुख्यतः मेवाड़ का पठारी क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के क्षेत्र आते हैं। दूसरा है आपका पश्चिमी राजस्थान में निचली लूनी नदी का क्षेत्र। तो मैं इधर बता देता हूं आपको मैप में। ये अपना सोना सा सुंदर सा राजस्थान है, ठीक है। तो मुख्यतः ये औजार कहां कहां दिखाई देते हैं? तो अरावली का जो हिस्सा है उस हिस्से के, एक तो इस भाग में जो पठारी हिस्सा है, इसमें मेवाड़ का पठार कह सकते अपन, और दूसरा हिस्सा क्या है? जो आपकी लूनी नदी है जो अजमेर से निकलकर पश्चिमी राजस्थान में बहती है, उसका निचला क्षेत्र, यानी इस वाले क्षेत्र में। किस वाले क्षेत्र में? इस वाले क्षेत्र में। तो मैं कह सकता हूं लूनी नदी घाटी का निचला क्षेत्र। यहां इन दोनों इस जगहों से क्या मिलते हैं अपन को? मध्य पाषाणकालीन सूक्ष्म या माइक्रोलिथिक औजार मिलते हैं। देखिए, तो मैं कह सकता हूं दो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दो प्रमुख क्षेत्र हैं आपके। पहला तो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसमें मुख्यतः कौन है? मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार में कौन कौन से जिले आपके? मुख्यतः आपके भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन जिलों में से क्या मिलते हैं अपन को? मध्य पाषाणकालीन सूक्ष्म औजारों के प्रमाण दिखाई देते हैं या प्रमुख स्थल नजर आते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है? पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी घाटी का निचला क्षेत्र। लूनी नदी घाटी का कौन सा? निचला क्षेत्र, जिसमें से मुख्यतः कौन कौन से जिले आते हैं आपके? जैसे जालोर, बाड़मेर वाले जो इलाके हैं उनमें क्या नजर आते हैं? इस प्रकार के क्षेत्र नजर आते हैं। जोधपुर का कुछ भाग, इनमें क्या नजर आते हैं? मध्य पाषाणकालीन स्थल मौजूद है। अब देखिए राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन महत्वपूर्ण कौन कौन से स्थल है? तो अपन को मोटे मोटे 4 या 5 स्थल ध्यान रखने हैं अपन को। पहला स्थल है आपका सबसे पहले बांगोर।
बांगोर कहां से मिलता? भीलवाड़ा। ध्यान रखना, ये राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मध्य पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण व प्रारूप स्थल है। कौन सा? बांगोर। कौन सा बेटा जी? बांगोर। अगला है आपका तिलवाड़ा। कहां पर? बाड़मेर। इसके अलावा मंडपिया। कहां पर? चित्तौड़। सॉरी, मंडपिया भीलवाड़ा। इसके अलावा आपका आ गया डाडाथोर, बीकानेर, और एक पांचवा निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। ये आपको मोटे मोटे कितने स्थल याद रखने हैं? मध्य पाषाण काल से संबंधित 5 स्थल मुख्य से ध्यान रखने। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना कि मोगरा का जो पठार है वहां से भी मध्य पाषाण कालीन औजार मिले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका बांगोर भीलवाड़ा। इसको अपन डिटेल से देखेंगे, बांगोर को थोड़ा, तिलवाड़ा को। बाकी इनमें से जो मंडपिया है और निम्बाड़ा है, ये 2 स्थल तो ऐसे हैं जिनको अपन अस्थायी मध्य पाषाण कालीन स्थल मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर कच्ची सामग्री बहुत बड़ी मात्रा में मिली है। इससे अपन को ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्थल है दोनों, ये स्थल एक फैक्ट्री स्थल रहे होंगे, यानी एक कार्यशाला स्थल रहे होंगे, क्योंकि जहां पर इन्होंने क्या किया, मध्य पाषाण कालीन मनुष्यों ने इन दोनों स्थलों पर क्या किया है, अपने अच्छा कच्चा माल उपलब्ध होने के कारण इन्होंने यहां पर उपकरण बनाए और यहां से उपकरण दूसरी जगह भेजे। तो इस प्रकार की साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मंडपिया और निम्बाहेड़ा से मिलते हैं। महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है मध्य पाषाण काल का? बांगोर भीलवाड़ा है। अब बांगोर भीलवाड़ा की सबसे खास विशेषता ये रही है कि इस स्थल से 3 सांस्कृतिक चरणों के अवशेष मिलते हैं। 3 सांस्कृतिक चरण कौन कौन से? तो पहला चरण आता है मध्य पाषाण काल का, दूसरा आता है ताम्र पाषाण काल का, और तीसरा आता है लोह काल का। तो ये भारत में इसलिए महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इस स्थल से 3 कर्मिक चरण मिले हैं, वो भी किस प्रकार के? सीधा मध्य पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल, क्योंकि आना क्या चाहिए था मध्य पाषाण काल बाद में नवपाषाण, लेकिन राजस्थान में इसके अवशेष नहीं मिलते, नवपाषाण काल को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि राजस्थान में मध्य पाषाण काल से सीधे ही ताम्र पाषाण काल के अवशेष नजर आते हैं। और वो कहां से? वो सीधा सीधा प्रमाण कौन देता है? बांगोर स्थल देता है। दूसरा क्या है? ताम्र पाषाण काल के बाद में डायरेक्ट कौन सी सभ्यता स्टार्ट हो जाती है? यहां पर लोहकालीन सभ्यता स्टार्ट होती है। इस प्रकार बांगोर भारत का सबसे महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चलिए। यस, आगे देखिए, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बांगोर। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कौन? बांगोर। कहां पर? भीलवाड़ा। अब देखिए, बांगोर आपकी मांडलगढ़ तहसील में स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर। ये जो मेन भीलवाड़ा सिटी है उससे लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है ये। और ये जो बांगोर है वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ये 2 पॉइंट मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। पहला तो क्या, कहां पर स्थित है? तो मांडलगढ़ तहसील, भीलवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है? मांडलगढ़ तहसील, भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कोठारी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है।
कहां पर स्थित है ये? जो कोठारी नदी है उसके बाएं तट पर या बाएं किनारे पर स्थित है ये स्थल। ठीक है, अब देखो ये जो स्थल है बांगोर, तो आसपास में बहुत सारे टीले हैं, तो इस टीले को महासतियों का टीला कहा जाता है। तो बांगोर का जो टीला है, तो बांगोर के टीले को महासतियों का टीला क्या कहते हैं इसको? महासतियों का टीला कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, किस स्थल को महासतियों का टीला कहा जाता है? तो बांगोर को। ठीक है, आगे देखते हैं अपने के। देखो बांगोर की खोज की बात होती है सबसे पहले, तो खोज की बात होती है तो ध्यान रखना 1967 खोज का कार्य किसने किया? प्रोफेसर वी एन मिश्र। किसने किया? प्रोफेसर वी एन मिश्र, यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र। मैंने शॉर्ट और फुल नेम क्यों लिखा है? क्योंकि कई बार ये कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि बच्चों को कई बार ये वीरेंद्र नाथ मिश्र दे देता है, तो कई बार वी एन मिश्र दे देता है। और ये क्या थे उस समय? पूना विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर थे। क्या थे? पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। और पूना विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वी एन मिश्र, और साथ में इनके साथ में कौन था? ए एल लेस्किन। कौन था? ए एल लेस्किन। ये आपके हिडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी के प्रोफेसर थे। जर्मनी के प्रोफेसर। इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में, इन दोनों की संयुक्त नेतृत्व में क्या किया गया? इस बांगोर सभ्यता का उत्खनन और खोज कार्य किया गया। किस किसने? प्रोफेसर वी एन मिश्र और ए एल लेस्किन के नेतृत्व में। ठीक है, प्रोफेसर वी एन मिश्र और ए एल लेस्किन के नेतृत्व में किया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा का सीधा पूछा गया है कि बांगोर सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किन के नेतृत्व में किया गया? तो प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र और ए एल लेस्किन के नेतृत्व में किया गया। खोज व उत्खनन, यहां लिख लो, खोज व सर्वप्रथम उत्खनन कब किया गया? 1967 में। फिर देखो दूसरी बार, मैं लिख देता हूं, दूसरी बार उत्खनन कब किया गया? 1968 में किया गया। कब किया गया? 1968 में दूसरी बार उत्खनन किया गया। और इस समय उत्खनन किस किसने किया? तो पूना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग व राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग ने मिलकर क्या किया? यहां पर दूसरी बार उत्खनन किया। कब? 1968 में। तो पहली बार उत्खनन तो कब किया गया? 1968 में। किस किसके नेतृत्व में? प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र यानी वी एन मिश्र के नेतृत्व में, जो पूना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, और ए एल लेस्किन के नेतृत्व में किया गया, जो हिडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी के क्या थे? प्रोफेसर थे। और दूसरी बार कब किया गया? 1968 में। इसमें पूना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग और राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग। और तीसरी बार उत्खनन किया गया
तो 1969 में, 1969-70 में क्या गया, तीसरी बार उत्खनन किया गया। दिसंबर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो दिसंबर 1968 से स्टार्ट हुआ और लगभग 1969 में लंबे समय तक क्या किया गया, यहाँ पर उत्खनन किया गया। इस प्रकार यहाँ पर 3 चरणों में उत्खनन कार्य किया गया। प्रथम चरण में किसके नेतृत्व में, 1967 में प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र और एल लेस्की के नेतृत्व में। दूसरा चरण 1968 में कौन कौन कर रहा था, पूना विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग और राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग। और तीसरी बार उत्खनन कब किया गया, 1969-70 के क्षेत्र में, यानी लगभग दिसंबर 1968 में प्रारंभ हुआ ये उत्खनन कार्य और 69-70 तक ये चलता रहा। अब इन 3 स्तरों, जब 3 सत्रों में, कितने सत्र में उत्खनन किया, 3 सत्र में उत्खनन हुआ। 3 सत्र में जब उत्खनन किया गया तो 3 सांस्कृतिक चरणों के अपन को अवशेष दिखाई देते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। यस, आगे देखिए, ये तो था इसका कहां पर ये स्थित है और खोज किसने की और किस प्रकार इसका उत्खनन किया गया। अब देखते हैं अपन क्या इसके 3 सांस्कृतिक चरण। देखो जो बांगोर थे, बांगोर में जो यहां पर 3 सत्रों में किए गए उत्खनन के आधार पर, 3 सत्रों में किए गए उत्खनन से 3 सांस्कृतिक चरणों के अवशेष मिले। कितने सांस्कृतिक चरणों के अवशेष मिले, 3 सांस्कृतिक चरणों के अवशेष मिले। यहां से बांगोर से जो 3 सत्रों में खुदाई कार्य किया गया था उसके कारण यहां पर 3 सांस्कृतिक चरणों के अवशेष मिले और इस 3 सांस्कृतिक चरणों को विद्वानों ने 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया। तो प्रारंभ में जो डिवीजन किया गया वो क्या गया, कालखंड फर्स्ट की प्रावस्था प्रथम, कालखंड फर्स्ट की प्रावस्था सेकंड, फिर कालखंड सेकंड। इस प्रकार ये 3 सांस्कृतिक चरण थे और ये 3 सांस्कृतिक चरण, ये जो अवस्था थी प्रावस्था फर्स्ट, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित थी। यानी इस स्तर से क्या मिले अपन को, मध्य पाषाण काल के अवशेष, और इस स्तर से क्या मिले अपन को, ताम्र पाषाण काल के अवशेष, और इस स्तर से क्या मिले अपन को, लोह काल के अवशेष। इस प्रकार विद्वानों ने प्रारंभ में तो किस आधार पर बांटा, इस प्रकार से डिवीजन किया। लेकिन 1999 में पोसल महोदय ने इसका विभाजन दोबारा से नए स्तर से किया और इसको 3 कालखंडों में बांट दिया, कालखंड फर्स्ट, कालखंड सेकंड और कालखंड थर्ड। जो कालखंड फर्स्ट था वो कालखंड 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2800 ईसा पूर्व तक था और जो द्वितीय कालखंड था वो 2800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था और जो तृतीय कालखंड था वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक था। और इनको क्या क्या नाम दिया गया, कौन कौन सी संस्कृति नाम दिया गया, मध्य पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति और लोहयुगीन संस्कृति। तो मैं लिख सकता हूं प्रारंभिक डिवीजन तो ये था, ठीक है, लेकिन इसको नए सिरे से बांटने का कार्य किसने किया, पोसल महोदय ने। तो वर्ष 1999 में पोसेल महोदय ने अपनी पुस्तक इंडस एज द बिगिनिंग
इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडस एज द बिगिनिंग में बांगोर को पुनः नए स्तर से बांटा। क्या किया? पुनः यानी दोबारा से नए स्तर से या नए सिरे से इसका क्या किया? काल डिवीजन किया। यानी इस काल डिवीजन के बाद में दूसरा काल डिवीजन किसने किया इस स्थल का? पोसेल महोदय ने किया। किसने? पोसेल महोदय ने। और किस पुस्तक में किया? अपनी पुस्तक इंडस एज द बिगिनिंग नामक पुस्तक में किया। और वो चरण कौन से थे? तो उसने क्या किया, यहां पर प्रावस्था वगैरह वगैरह नहीं लिखी, उसने रखा कालखंड फर्स्ट, कालखंड सेकंड, कालखंड थर्ड। और ये टाइम पीरियड किस किस से रखा? उसने जो समय अवधि बताई तो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो कालखंड फर्स्ट ये कब से कब तक रहा? ये रहा 5000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व तक। और यहां से कौन से इस कालखंड फर्स्ट से कौन से अवशेष मिले? वो थे मध्य पाषाणकालीन। मध्य पाषाणिक संस्कृति मिली। इसको क्या कहा गया? मध्य पाषाणिक कल्चर यानी मिसोलिथिक कल्चर कहा गया। ये तो कालखंड फर्स्ट बांट दी उसने। और कालखंड सेकंड उसने जो बांटा वो कब से कब तक था? 2800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। और इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक है। फिर कालखंड तीन कब से कब तक रहा? ये 600 ईसा पूर्व से कब तक? 200 ईस्वी तक। ध्यान रखना कब तक? 200 ईस्वी तक। ईसा पूर्व नहीं, 200 ईस्वी तक। और इसको क्या नाम दिया गया? लोहायुगीन संस्कृति। क्या नाम दिया गया? लोहायुगीन संस्कृति। क्यों? क्योंकि देखो इस स्तर से मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, यानी सूक्ष्म पाषाण औजार मिले हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति से पाषाण औजार के साथ साथ तांबे के औजार भी मिले हैं। और इस कालखंड तीन से क्या मिले हैं? लोहे के औजार नजर आते हैं। इस प्रकार बांगोर भीलवाड़ा से 3 सांस्कृतिक चरणों के अवशेष मिलते हैं। बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। खुश रहे, मस्त रहे और अच्छे से पढ़े। जय श्री राम, खम्मा गणी।